आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में लेखक ब्रेट स्टीफन्स ने अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीति में बढ़ती यहूदी विरोधी सोच पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि जो नफरत पहले हाशिए पर थी, अब वो मुख्यधारा की कंजर्वेटिव राजनीति में जगह बना रही है और ये हालात बेहद खतरनाक हैं। लेख की शुरुआत टकर कार्लसन के एक विवादित इंटरव्यू से होती है, जिसमें उन्होंने खुलेआम हिटलर समर्थक निक फुएंटेस को मंच दिया। लेखक का कहना है कि इस घटना ने अमेरिका के दक्षिणपंथी हलकों में छिपे यहूदी विरोध को उजागर कर दिया। अच्छी बात यह है कि कुछ रिपब्लिकन नेताओं जैसे टेड क्रूज और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के संपादकों ने इस नफरत की खुलकर निंदा की। लेकिन बुरी खबर यह है, ये प्रवृत्ति खत्म नहीं हो रही, बल्कि और गहरी हो रही है। लेख याद दिलाता है कि 1950 और 1990 के दशक में मशहूर कंजर्वेटिव विचारक विलियम एफ बकली ने ऐसे यहूदी विरोधी लोगों को अपने मंच से बाहर कर दिया था। लेकिन अब वही सोच फिर लौट आई है। उदाहरण के लिए हिटलर की तारीफ करने वाले पैट बुकानन जैसे लोगों को अब स्वतंत्रता पदक देने की मांग की जा रही है। लेखक बताता है, इस नफरत के पीछे तीन बातें हैं। पहली, राजनीतिक लालच। यहूदी विरोध हमेशा भीड़ को भाने वाला झूठ रहा है। दूसरी, धर्म और राजनीति का खतरनाक मेल। अमेरिकी कंजर्वेटिव अब संविधान या आजादी की बात से ज्यादा ईसाई राष्ट्र की बात करने लगे हैं। तीसरा, एमएजीए, ऐसी विचारधाराएं जो खुद को यहूदी विरोधी नहीं कहती, पर उनके विचार जैसे वैश्वीकरण या प्रवासियों के खिलाफ गुस्सा अक्सर उसी दिशा में ले जाते हैं। अंत में लेखक चेतावनी देता है, यहूदी विरोध केवल एक पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र सिद्धांत है, जिसमें हर संकट का दोष यहूदियों पर मढ़ा जाता है। उनका कहना है कि आज जो नफरत अमेरिका के दक्षिण पंथ में फैल रही है, वही खतरनाक लहर कल समाज के हर हिस्से को अपनी चपेट में ले सकती है। लेट्स माइक। आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में अखबार ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो की बढ़ती राजनीतिक नजदीकियों और दिखावटी गतिविधियों पर तीखी टिप्पणी की है। अखबार का कहना है, दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था के प्रमुख को शांति पुरस्कार बांटने या डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं की तारीफ करने के बजाय अपने असली काम यानी खेल और उसके प्रशंसकों के हित पर ध्यान देना चाहिए। लेख की शुरुआत उस तस्वीर से होती है जिसमें इन्फेंटिनो मिस्र में हुए गाजा शांति सम्मेलन में ट्रंप को बधाई देते नजर आए। वहीं उन्होंने घोषणा की कि फीफा अब हर साल पीस प्राइज देगा और पहला पुरस्कार वॉशिंगटन में दिया जाएगा। द गार्जियन व्यंग में कहता है, ये पुरस्कार शायद ट्रंप को ही मिलने वाला है, क्योंकि इन्फेंटिनो ने उन्हें विजेता और करीबी दोस्त बताकर लगातार प्रशंसा की। अखबार लिखता है, इन्फेंटिनो का ये राजनीतिक नेटवर्किंग वाला रवैया ये दिखाता है कि उन्हें फुटबॉल से ज्यादा अपने प्रचार और सत्ता से निकटता की चिंता है। इसी बीच अगले साल होने वाले पुरुष विश्व कप को लेकर टिकट बिक्री में भारी गड़बड़ी और लालच साफ झलक रही है। फीफा ने टिकटों को डायनेमिक प्राइसिंग नीति अपनाई है, यानी मांग बढ़ने पर दाम आसमान छू सकते हैं। अब परिवार के साथ मैच देखने जाना हजारों डॉलर का सौदा बन गया है। विश्व कप फाइनल के लिए एक टिकट जो $2000 की थी, अगले ही दिन $25,000 में रीसेल हुई और फीफा उस पर भी हिस्सा ले रहा है। लेख ये भी याद दिलाता है कि इन्फेंटिनो के कार्यकाल में फीफा अमीर देशों जैसे कतर और सऊदी अरब के साथ खुलकर खड़ा रहा, ताकि उनसे मोटी कमाई कमाई जा सके। 2034 विश्व कप पहले से सऊदी अरब को दे दिया गया है और कैलेंडर में अनगिनत टूर्नामेंट ठूंसकर खेल को कमाई का कारोबार बना दिया गया है। अखबार के शब्दों में ये सब गेम ओवर ग्रीड का दौर है, यानी खेल नहीं, लालच का खेल। द गार्जियन का सीधा संदेश है, अगर इन्फेंटिनो सच में फुटबॉल के भविष्य की परवाह करते हैं, तो उन्हें राजनीति और पैसे के बजाय उस खेल पर ध्यान देना चाहिए जिसे दुनिया करोड़ों लोग दिल से खेलते और देखते हैं।
अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है, लगभग 30 साल बाद कनाडा ने अपना खसरा मुक्त देश वाला दर्जा खो दिया है और इसके साथ ही पूरे अमेरिकी महाद्वीप की खसरा उन्मूलन स्थिति भी खत्म हो गई है। अखबार इस खबर को एक बड़े पब्लिक हेल्थ सेटबैक यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की पीछे हटती हुई स्थिति के रूप में देखता है। कनाडा के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ ये संक्रमण अब देश के लगभग हर प्रांत में फैल चुका है। कुल 5,000 मामले दर्ज हुए हैं और 2 नवजात बच्चों की मौत भी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये तब हुआ जब टीकाकरण दर लगातार गिरती चली गई। 2019 में जहां 90% बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी, वहीं 2023 तक ये घटकर 82% रह गई। लेख इस गिरावट की 3 बड़ी वजह मानता है। पहली, कोविड महामारी के दौरान हेल्थ सिस्टम का बोझ इतना बढ़ गया कि बहुत से लोगों का नियमित टीकाकरण छूट गया। दूसरी, वैक्सीन के प्रति अविश्वास। कोविड के दौर में फैली झूठ सूचनाओं ने लोगों के मन में डर बैठा दिया कि वैक्सीन नुकसान करती है, जबकि वैज्ञानिक रूप से एमएमआर वैक्सीन 97% तक असरदार और सुरक्षित है। तीसरी वजह, कई इलाकों और धार्मिक समुदायों ने वैक्सीन से इनकार करने की परंपरा। कनाडा और अमेरिका की कुछ मेनोनाइट बस्तियों में जहां आधुनिक दवाओं को नहीं माना जाता, वहीं से कई संक्रमण शुरू हुए हैं। अल जजीरा बताता है कि हार्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक सुरक्षा तभी बनती है जब कम से कम 95% आबादी को टीका लग चुका हो। कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको तीनों इस मानक से नीचे जा चुके हैं और अब पूरे अमेरिकी क्षेत्र में खसरे के मामले 30 गुना बढ़े हैं। कनाडा की तरह अमेरिका भी जोखिम में है। वहाँ अब तक 1600 से ज्यादा मामले और एक बच्चे की मौत दर्ज हुई है। अमेरिकी सीडीसी ने जनवरी 2026 तक स्थिति काबू में लाने की समय सीमा तय की है, वरना उसका मीजल फ्री दर्जा भी छीन सकता है। लेख का सार ये है, ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक समाज में वैज्ञानिक विश्वास बनाम झूठी अफवाहों की लड़ाई का प्रतीक है। विशेषज्ञों का कहना है, खसरा कोई पुरानी बीमारी नहीं लौटी, बल्कि हमारी लापरवाही और भ्रम ने इसे वापस बुला लिया है। और जब तक टीकाकरण पर भरोसा दोबारा नहीं लौटेगा, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी। डॉन में प्रकाशित संपादकीय में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच चल रही बातचीत पर गहरी चिंता जताई गई है। अखबार कहता है, दोनों देशों के रिश्ते इस वक्त एक बेकार चक्र में फंसे हुए हैं। बातचीत होती है, फिर टूट जाती है और उसके बाद सीमा पर तनाव या हिंसा बढ़ जाता है। इस बार भी इस्तांबुल में हुए तीसरे दौर की बातचीत का यही हश्र हुआ। कोई ठोस नतीजा नहीं, बस पिछले महीने दोहा में हुई अस्थायी सीजफायर की मियाद बढ़ाने पर सहमति बनी। पाकिस्तान ने इस बार अपनी गंभीरता दिखाते हुए ऊंचे स्तर के अफसर, जिनमें आईएसआई प्रमुख भी शामिल थे, भेजे, लेकिन तालिबान ने पहले की तरह कोई नरमी नहीं दिखाई। उनका रवैया वही रहा, ना झुकना, ना लिखित भरोसा देना और ना कोई ठोस कदम उठाना। अफगान सरकार एक तरफ कहती है कि उसके देश में कोई आतंकी समूह नहीं है और दूसरी तरफ ये भी कह देती है, अगर हमले हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। अखबार का सुझाव है, अगर तालिबान पाकिस्तान की जायज मांगों को नहीं मानते तो इस्लामाबाद को क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर दबाव बनाना चाहिए, जैसे कूटनीतिक संबंध सीमित करना या व्यापार घटाना। साथ ही अखबार ये भी आगाह करता है कि पाकिस्तान को भारत की नई रणनीति से भी सावधान रहना चाहिए। नई दिल्ली हाल में तालिबान से दोस्ती दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान को घेरने की चाल है। संपादकीय का भाव यही है, पाकिस्तान को अब तालिबान से उम्मीदें कम और रणनीति मजबूत करनी चाहिए। बातों और वादों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने होंगे, वरना ये सीमा संकट हमेशा की तरह बातचीत से टकराव के चक्र में फंसा रहेगा। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.